नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। देखिए 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया सुर्खियां अखबार की का, जिसके जरिए हम तमाम खास सुर्खियों को बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकें हमारी तमाम सुर्खियों के साथ। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। अमृतकाल की राह में चुनौतियां मौजूद, इस पर इरादे ठोस हैं, ये निर्मला सीतारमण ने कहा। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण को रखा था। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की टीम की तरफ से तैयारी रिपोर्ट सरकार की इस सोच को सामने रखता है कि वह किस तरह से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सपने को साकार कर सकते हैं। इधर आज पेश होने वाले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आम बजट को लेकर भी ये सर्वेक्षण को संकेत दिखाई देता है। बिल्कुल, दैनिक जागरण में देखिए इस खबर को आप देख पाएंगे, पहले पन्ने पर सबसे टॉप पर यह जगह दी गई है इस खबर को। अमृतकाल की राह में चुनौतियां मौजूद है पर इरादे जरूर ठोस है, क्योंकि जिस तरीके से बजट को लेकर के बार बार कई सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीते बजट में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा लोगों को खुशी नहीं हुई थी उस बजट से, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार के बजट से लोग उम्मीद लगाए बैठे क्योंकि अमृतकाल का बजट मान रहे हैं, और इसी अमृतकाल के बजट के तहत में कहा यह भी क्या है निर्मला सीतारमण की तरफ से कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है और चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% रहने और लगातार लंबे समय तक 7% की विकास दर हासिल करने की संभावना जताते हुए आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया और उम्मीद जताई गई कि ये अभी और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए हर खबर अखबार ने इस खबर को तरजीह देखी है, और देखिए इसमें दैनिक भास्कर की हम जिक्र करते हैं। दैनिक भास्कर ने बताया कि आज सुबह जो 11 बजे ये पूर्णकालिक बजट होगा जो पेश किया जाएगा, जिसमें 9 बड़ी उम्मीदें जो आप और हम लगाकर बैठे हुए हैं कुछ ऐसी हैं कि पहली उम्मीद ये 80 में छूट की सीमा बढ़ाई जाए, 2.5 लाख करें स्टैंडर्ड डिडक्शन में, 1 लाख हो स्लैब का दायरा बढ़े। दूसरा होगा एफडी पर ब्याज छूट गुना हो, यानी कि 2.5 गुना बढ़ाई जाए। तीसरा होगा होम लोन के ब्याज पर छूट बढ़ाई जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा में छूट बढ़ाई जाए, आयुष्मान भारत में कवर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैपिटल गेन टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, ईवी पर सब्सिडी को बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए रियायतें बढ़े, किसान सम्मान निधि बढ़ाया जाए। यानी कि जो आगामी बजट है वो रोजगार सृजन के नए उपायों को बढ़ावा देने के साथ ही ढांचागत क्षेत्र की उन्नति और किसानों व ग्रामीण जनता के बीच में जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले उपायों वाला हो सकता है। अच्छा, हो ये भी सकता है कि वित्त मंत्री की तरफ से पेश होने वाले बजट में 2024-25 में 6 रणनीतियों पर अमल की शुरुआत हो जाए। इसके अलावा सुरभि ये भी अनुमान है कि सर्वेक्षण ने मध्यम अवधि के लिए सरकार के उनके सामने कुछ और आर्थिक व सामाजिक पहलुओं को चिन्हित भी किया, जिसका समाधान शीघ्र निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो देखिए वहीं जहां मोदी ने विपक्ष से सत्र के दौरान दल से पहले ही देश को रखने के लिए अपील की है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तमाम विपक्षी दलों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अब चुनाव का समय बीत चुका है और अब मानसून सत्र पर हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारंपरिक संबोधन के साथ इसकी शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से देश की प्रगति के लिए काम करने का आग्रह किया। देखिए इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी है। इस साइड आप खबर देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पे खबर इस साइड छपी हुई है, ये देखिए। तो फिलहाल देखिए, मोदी आस्क्ड टू अपोजिशन टू पुट देश बिफोर दल ड्यूरिंग सेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे अर्ज्ड पार्लियामेंट्रियंस फ्रॉम द अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड to rise above the party politics and work for the nation, underline that the parliament is the mean of the देश, country and the not दल। यानी कि आप एक देश के तौर पर इस बजट को, इस सत्र को लेके चलिए, एक पार्टी के तौर पर लेके मत चलिए। देखिए सर्वदलीय जब बैठक बुलाई गई थी बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले, तब भी यहाँ पर ये कहा गया था कि जो सेशन शुरू होने वाला है, देखिए पूर्णकालिक बजट होगा, और न सिर्फ बजट की बल्कि पूरे सेशन के दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि आप एक दल विशेष यानी कि INDIA एक विपक्ष लेके ना चलिए, आप ये लेके चलिए कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर मुहर लगना बहुत जरूरी है, जिसमें
आपका भी साथ हमको चाहिए। तो आप एक बतौर विपक्ष एक दल होने के नाते मत समझिएगा, बल्कि आप ये समझिएगा कि जो निर्णय लिए जाने हैं, जिन पर मुहर लगेगी, जिनको कानूनी अमली जामा पहनाया जाना होगा, वह कहीं ना कहीं एक देश के लिए होगा। इस बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा। तो बिल्कुल, हालांकि अमृतकाल का बजट ऐसे कहा जा रहा है और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मिनट लगभग उन्होंने मीडिया के सामने अपना संबोधन रखा, तो उसी दौरान उन्होंने जिक्र किया कि दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए आप सब एक साथ खड़े होइए और एक साथ, क्योंकि कई ऐसे अभी भी विधेयक है, खासतौर पे 6 विधेयकों का जिक्र किया जा रहा है कि 6 विधेयक प्रस्तावित किए जाएंगे और इस पर अगर मुहर लगती है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान विपक्ष का भी रहेगा, क्योंकि अगर एनडीए के आंकड़ों को गौर से देखें तो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ में इस वक्त इसे पास नहीं किया जा सकता, जो कि पिछली सरकार के दौरान किया जा सकता था। और ऐसे में विपक्ष को साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है एनडीए सरकार के लिए भी, और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई देश के लिए, देश के हित में कार्य हो रहे हैं और किस मुद्दे पर उन्हें बगावत करनी है या फिर अपनी आवाज उठानी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए हम पहले ही कह रहे थे जब INDA गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था और जिस तरीके से वो लोकसभा में दाखिल हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी थी जब सत्र शुरू हुआ था। इससे पहले जब सत्र शुरू किया गया था, बहुत कम अवधि का वो सत्र रखा गया था जिसमें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना था सांसदों को। उस दौरान भी आपने देखा था कि किस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज है INDA के तमाम विपक्षी नेताओं की, स्पेशली हम राहुल गांधी का जिक्र करें, तब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं तमाम चीजें, जब विपक्ष मजबूत होता है तब सत्ता पक्ष के लिए दिक्कतें जरूर आ जाती हैं। ये फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यदि हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं, हम संख्या बल की बात करते हैं, तो NDA का ज्यादा है, लेकिन विपक्ष को हम कमतर नहीं समझ सकते। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सर्वेक्षण में ब्रिटेन का दिया गया है उदाहरण। कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मौजूदा वैश्विक दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नापसंद को मान्यता नहीं देता है। 22 जुलाई को जारी 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, जिसमें रेखांकित किया गया कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जलवायु वित्त प्रदान करने में जवाबदेह होना चाहिए। तो बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को आप देख पाएंगे, ग्लोबल अप्रोच टू डील विद क्लाइमेट चेंज फ्लॉड। और ऐसे में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी इस वक्त ग्लोबल तौर पे सिनेरियो नज़र आता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी खास तौर पे, तो ऐसे में जो क्लाइमेट चेंज में हम बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं और क्लाइमेट को लेकर के लगातार लोग भी शिकायतें कर रहे हैं कि समय से पहले ही उस मौसम की शुरुआत हो जा रही है, चाहे वर्षा ऋतु की हम बात करें, चाहे हम बात करें किस तरीके से रेनी सीजन के साथ साथ में विंटर सीजन भी इस बार भी बदलाव हमने देखे थे। तो करंट ग्लोबल अप्रोच के लिए डील करने का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ये ट्रेड को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 को जब जुलाई 22 तारीख को रिलीज किया गया था, तो इस बात में इस का जिक्र मिलता है कि अंडरलाइनिंग द डेवलप्ड कंट्रीज शुड टेक द लीड इन काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज एंड बी अकाउंटेबल इन प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस। यानी कि अब क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो पहले से एक बजट तय किया जाता है, इसमें भी सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और इसी वजह से दूसरे देशों का भी हवाला दिया गया है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो मौजूदा दृष्टिकोण है, एक बहुत ही सरल कारण से त्रुटिपूर्ण है। ऐसा कहते हैं, ये व्यापार नापसंद को अनदेखा रखना जारी करता है, लेकिन व्यवहारिक पुरुष और महिलाओं व्यापार नापसंद को पहचानने में और बचने में असमर्थ। देखिए, सबसे पहले आप इस बारे में दिमाग दौड़ाइए या फिर ध्यान लगाइए, क्योंकि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से हम देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये जो समस्या है किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, ये समस्या वर्ल्ड वाइड लेवल पे है और हर जगह इसका सामना किया जा रहा है। देखिए, आप ये भी देख पा रही होंगे, चाहे वो G20 समिट हो या फिर अन्य तरह की समिट हो, तमाम देश एक साथ मिलते हैं, समिट होते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त बिल्कुल हॉट मुद्दा बना हुआ है और इस पर सभी देशों को विचार करना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी को इसके लिए एक छोटा जो अमाउंट है अपने साइड से रखना चाहिए, सो दैट कि आगे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। और इस सभी को इनिशिएटिव लेना होगा, ना सिर्फ भारत को बल्कि तमाम देशों को भी।
बिल्कुल ठीक करिए आप। अब चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण में भविष्य के कार्यबल के लिए एआई के खतरों को रेखांकित किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल संसद में पेश किए गए पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया कि भारत एआई जैसी नई चुनौतियों के बीच अपने बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिए 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन गैर कृषि नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है, जो कि भविष्य के काम के लिए सबसे बड़ा व्यवधान साबित हो सकता है। देखिए इस खबर को जगह दी गई है, आपको बता भी देते हैं। सर्वे अंडरस्कोर्स डेंजर्स ऑफ एआई फॉर फ्यूचर workforces. India needs to create 7.85 million non-farm jobs every year until 2030, absorb its growing workforce amid new challenges such as the artificial intelligence, which could prove to be the biggest disturbances for the future work. तो देखिए एआई जो है इसी को लेकर कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एक प्लांट का जिक्र किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि साफ तौर पर एआई जो एक ऐसा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आगे काम करना होगा जिससे कि आप एक नई पहचान बना सके। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि एआई किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और एआई को अपनाने से नौकरियों के बाजार में बदलाव भी आ रहे हैं। भारत इस बदलाव से अछूता नहीं रहेगा। चाहे सरकार की हम बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, उसको एक महागठबंधन में एक साथ आने का आह्वान किया गया सो दैट ऐसी तकनीक का लाभ उठाकर नौकरियों को नया रूप दिया जा सके। तो साथ ही देखिए ये समझने की भी ज़रूरत होगी कि उन्हें बदलने की कैसे कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी भी जो ये ग्राफ है, और अगर आप नौकरियों के मामले में देखें तो चाहे कृषि क्षेत्र में हो, एआई का इस्तेमाल करके ड्रोन तकनीक भी लाया गया और इसमें भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। हाँ। लेकिन एआई का ही इस्तेमाल करते हुए अभी और टेक्निक्स के आधार पर भी सिस्टम्स पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अपने सिस्टम्स को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा के तरफ भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि अलग अलग देश इसे अपना रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त के दौर में हम देखा जाएगा कि आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तमाम देशों के साथ चलना पड़ेगा। तो एआई को आप इतना हावी भी नहीं होने दे सकते और एआई से आप बच भी नहीं सकते। इसी के लिए आप बताऊं कि एआई को साथ में लेके चलना होगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए विकास के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। चलिए सुरभि आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से अब तक आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, लेकिन आज सुबह 11 बजे तक का इंतजार हमें करना है जब बजट पेश होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर के। देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट मामले पर सुनवाई हुई। कांवड़ मार्ग पर दुकानदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश को मानो पलट ही दिया हो। कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूपी प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दुकानदार मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की मतलब ये कि दुकान पर सिर्फ लिखे होने की जरूरत है कि वहाँ मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी करना, यानी कि आप ये बताइए, मेन्यू डिसाइड कर लीजिए कि आप शाकाहारी सर्व करेंगे या फिर मांसाहारी सर्व करेंगे। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपका नाम क्या है। कोर्ट ने इस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया और जवाब देने की बात कही है। तो फिलहाल देखिए अमर उजाला की इस कटिंग को हम आपको दिखा भी रहे हैं और साथ ही इसमें पहले ही पन्ने पर सबसे ऊपर आप इस खबर को देख पाएंगे कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदार का नाम लिखने की जरूरत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। बीते कल ही एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर लगा था, क्योंकि हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से सबसे पहले ये फैसला सुनाया गया था और कहा गया था कि कांवड़ियों की यात्रा किसी प्रकार से भंग ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने
तुरंत इस पर रोक लगा दी और ये कहा कि किसी भी तरीके से किसी को अपना नेम प्लेट उजागर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आप दुकान के बाहर एक तख्ती लटका के ये जरूर बता सकते हैं कि कहां पर वेजिटेरियन खाना मिलता है और कहां पर यानी कि मांसाहारी, और साथ ही कहां पर आप तामसिक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे में ना तो वो यात्रा खंडित होगी और कांवड़ियों की तरफ से भी गुस्सा आप नहीं देखेंगे, क्योंकि कांवड़ियों की तरफ से अक्सर ऐसा गुस्सा देखा जाता है अगर उनके खाने में प्याज लहसुन भी मिल जाता है तो भी उनके तरफ से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने भी आया था मुजफ्फरनगर से ही, जहां एक ढाबे में प्याज उनको सब्जी में परोस दी गई थी और जिसके बाद से कांवड़ियों की तरफ से पूरी तरीके से उस ढाबा कर्मी को पीट दिया गया था। लेकिन ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ इतना बताने की जरूरत है कि क्या ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। बिल्कुल, देखिए इस बात से सहमत थे कोर्ट की खान पान के मामले में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस आदेश से संविधान की प्रस्तावना कहीं न कहीं बंधुत्व की बात उल्लंघन होती है। यानी कि आदेश अनुच्छेद 14, 15, 19 और अनुच्छेद 17 का छुआछूत की मनाही मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि शुचिता भंग ना हो, हमने इस बाबत आदेश जारी किया था, लेकिन कोर्ट ने अब इस पे अंतरिम रोक लगा दी। कहा है कि सिर्फ ये बताना ज़रूरी हो जाएगा कि आप वेज सर्व कर रहे हैं या नॉन वेज सर्व कर रहे हैं, बस ये सफिशिएंट होगा, बस यही बताइए। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से हम सुर्खियां अखबार की में तमाम खबरों को लेकर के आपसे बातचीत करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इस वक्त देश भर में चल रहा है। और आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नीट को लेकर के। नीट यूजी का मामला जब सामने आया था तो नीट आईआईटी दिल्ली की टीम एक प्रश्न की जांच करेगी। आज रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है और अमर उजाला में इस खबर को आप देख पाएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कल नीट यूजी 2024 परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को आज दोपहर 12 बजे तक परीक्षा के संबंध विषय के 3 विशेषज्ञों की एक टीम को गठित करने को कहा। बता दें कि कुछ छात्रों ने प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के लिए एनटीए के फैसले को चुनौती दी। अब कमेटी इसी मामले की जांच करेगी। बता दें कि पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है और पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, आईआईटी दिल्ली की टीम एक प्रश्न की जांच करेगी, आज देगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो पेच फंसा हुआ था, एक ही प्रश्न के 2 सही उत्तर होने का मामला सामने आया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसमें आईआईटी की हेल्प मांगी गई है और दिल्ली की एक टीम प्रश्न की जांच करेगी, साबित करें कि व्यवस्थागत विफलता हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह रहा था, एनटीए से बोला गया था, सेंट्रल से बोला गया था कि आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि व्यवस्थागत ये गड़बड़ी हुई है, विफलता हुई है, और कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे ये बताइए। देखिए, आपको बताएं, पीठ ने परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े याचिकाकर्ताओं से कहा कि नीट के आयोजन में व्यवस्थागत विफलता हुई है। यानी कि ये उन लोगों से कहा गया है जो कह रहे थे कि पूरे का पूरे पेपर को ही आप रद्द कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि आप ही बताइए कि खामी यदि व्यवस्थागत है तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको बताना होगा, कोर्ट के सामने वो सबूत रखने होंगे जिसमें कि पूरी की पूरी व्यवस्था में खामी थी, तब ये परीक्षा एक बार को रद्द की जा सकती है। पीठ ने उनसे पूरे देश में व्यापक स्तर पर पेपर लीक साबित करने के डेटा भी पेश करने को कहा। केंद्र और एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यवस्थागत नाकामी के दावे को खारिज किया। कहा, कुछ जगहों पर गड़बड़ी से कहना गलत है कि परीक्षा प्रक्रिया दूषित थी। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से या फिर एनटीए की ओर से थे, उन्होंने कहा कि कहीं कहीं गड़बड़ी हो सकती है लेकिन व्यवस्था में कोई खामी नहीं है। इसके अलावा देखिए, जहाँ पे प्रश्न की बात आ रही है कि कुछ अभ्यर्थियों ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि प्रश्न पत्र में अणु व उसकी विशेषताओं से जुड़े प्रश्न संख्या 29 के 2 सही उत्तर थे। जिन परीक्षार्थियों ने इन 2 सही उत्तरों में से एक खास उत्तर को दिया, उन्हें 4 अंक दिए गए। अब पेच जो है सुरभि, वो यही फंसा हुआ है कि अब आईआईटी की हेल्प ली जा रही। उनसे पूछा गया कि इसका उत्तर आप बताइए और अब देखना होगा कि इस बाबत क्या कुछ फैसला आ पाएगा।
बिल्कुल, देखिए दरअसल जिस तरीके से नीट युवाओं की तरफ से जिन्होंने पेपर दिए थे, तो नीट यूजी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उनकी तरफ से कहा भी गया था कि आप सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिजल्ट जारी कीजिए। जब रिजल्ट जारी हुआ तो ये पता चला कि जिन केंद्रों पर ये कहा जा रहा था कि 720 कई स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, हालांकि वहां का रिजल्ट पूरी तरीके से बदल गया। लास्ट हाईएस्ट स्कोर गया था 682 और बाकी के जिन छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए थे उनके 600 से भी नीचे मार्क्स आए थे। लेकिन वहीं कई ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर एक भी 720 मार्क्स का कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उनके 700 पार के अंक वाले स्टूडेंट्स के कई नाम सामने आए। और ऐसे में इसी वजह से जब इन गड़बड़ियों का पता चला तो रिजल्ट में खामियों को दोष दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उन स्टूडेंट्स के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते, पूरी तरीके से रिजल्ट को अमान्य घोषित करते हुए या इस पेपर को पूरे तरीके से अमान्य घोषित करते हुए कि दोबारा एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो खर्च भी है केंद्र के ऊपर, उसका भी लोड आएगा, और दूसरी तरफ आप अगर युवाओं पर भी देखें तो उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी का जो आरोप लगा है अपने आप में बहुत बड़ा भी है और इसी को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज का दिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो तमाम सवाल किए गए हैं, देखिए एक बार फिर से आपको जिक्र कर लेते हैं किस तरीके से कहा गया कि एक विकल्प यानी कि स्पीड ने कहा कि प्रश्न में अभ्यर्थियों को अपने उत्तर के रूप में विकल्प चुनना था। सही उत्तर के संबंध में समस्या को हल करने के लिए हमारा विचार है कि आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए। देखिए काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि क्या आईआईटी के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेने के बाद क्या कुछ हल निकल पाएगा। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद नीतीश बोले हैं लालू, नीतीश को देना चाहिए अब इस्तीफा। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तो संसद के बजट सत्र के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई, जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की संभावना से इनकार किया। वहीं इस फैसले के बाद राज्य में बिहार में विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की गई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फैसले के नीतीश के इस्तीफे की मांग की गई है। तो फिलहाल लंबे समय से बिहार के लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि इस बार के चुनाव अगर जीतते हैं नीतीश कुमार, तो जो वादा बिहार वासियों से नीतीश कुमार ने किया था और वो अपनी मांग रखेंगे। हालांकि उनकी तरफ से मांग रखी भी गई थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की, लेकिन अब ये कहा गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि नीतीश को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, इस्तीफा सौंप देना चाहिए सेंटर को, क्योंकि सेंटर की तरफ से यानी केंद्र सरकार ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने से मना कर दिया है। नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि जिस वक्त सहयोग दिया गया था एनडीए गठबंधन को, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कहा था, स्पष्ट किया था कि हम सिर्फ इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जा सके, क्योंकि लंबे समय से मांग है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से कई बातों को गिनाते हुए ये कहा गया है कि फिलहाल हम ये इच्छा आपकी इस वक्त पूरी नहीं कर सकते हैं और आपको भी समझने की जरूरत होगी। तो इसी के तहत में अब आरजेडी के चीफ और कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट इस वक्त उनके निशाने पर नीतीश कुमार आ चुके हैं और नीतीश कुमार से अब रेजिग्नेशन यानी कि उनका इस्तीफा सौंपने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि अगर आप इतना भी बिहार वासियों के लिए नहीं कर सकते तो आपके इस गद्दी पर बने रहने का क्या मतलब है। जाहिर सी बात है, देखिए तमिलनाडु में भी इस बात का जिक्र किया गया था, मांग वहाँ भी की गई थी। देखिए आज बजट सेशन यानी कि आज कह सकते हैं कि बजट 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार पेश करेंगी, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। जरा तस्वीर भी हम आप तक पहुँचाएंगे, तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे कि आगे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और देखिए अभी ये देखिए संसद के बाहर की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। बजट 11 बजे पेश होना है, उसी को लेकर अब सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। तो फिलहाल तस्वीरें सामने आई, लाइव तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें, नॉर्थ ब्लॉक की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे 11 बजे का वक्त निर्धारित कर रहा है जब पूर्णकालिक बजट आज पेश होना है। तो फिलहाल आपको बता दें साल भर का लेखा जोखा आज पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 11 बजे का वक्त है। विकास दर में किस तरीके से 7% तक रहने का अनुमान है, ये तो कहा जा रहा है। इस बार के बजट में
पिटारा किसके लिए खुलेगा, सौगातों की झड़ी किसके लिए लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कल पेश की गई थी उसमें तमाम चुनौतियां देखने को मिली थी, लेकिन क्या उस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही ये बजट होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आपको बता दें कि रोजगार के लिए इंतजाम पर एआई नई चुनौती भी है, ये आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, गहमा गहमी का माहौल, अब देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो आप तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो वैश्विक चुनौतियां हैं, कई देशों में तनाव, महंगाई के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 3 साल में व्यवस्थित सुधार हुआ, इसकी बात लगातार सरकार कहती नजर आई। तो फिलहाल इन तस्वीरों में आप निर्मला सीतारमण को देख पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं और बताया जाता है कि सबसे पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने कार्यालय में पहुंचती है और उसके बाद से एक प्रति तैयार की जाती है, एक कॉपी तैयार की जाती है बजट की और उसे राष्ट्रपति के पास सौंपा जाता है, उनके दस्तखत होते हैं और उसके बाद संसद में पहुंचती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस बजट को लेकर और तब बजट पेश किया जाता है। लेकिन ये जानकारी देखिए आपको दे दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज के दिन अपना मोदी 3.0 के इस कार्यकाल का पहला बजट और अपना खासतौर पे 7वां बजट वो पेश करने जा रही हैं, क्योंकि उनके नाम पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। अब तक मोरारजी देसाई के नाम पर सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड आज टूट जाएगा और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर वित्त मंत्रालय पहुंच गए पहले ही। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश होना है और अब आपने तस्वीरों में देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से बजट के आर्थिक सर्वेक्षण की एक रूपरेखा पेश की गई थी, तो ये माना जा रहा था कि वित्त वर्ष का जो बजट यानी 24-25 का जो बजट होगा, ये बजट इसी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। और साथ ही कई सर्वे में अब तक ये भी पता लगाने की कोशिश की गई थी कि अब तक की आम जनता को क्या क्या और उम्मीदें रही हैं, जो उम्मीदें पिछले बजट में उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, क्या ऐसे ख्वाहिशें रह गई जो अधूरी रह गई थी, तो उसे भी कहीं ना कहीं इस बजट में लाने की कोशिश की जाएगी। और इस बार कई ऐसे वर्ग हैं जिन वर्गों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स को लेकर के और साथ ही जीएसटी में भी और टैक्स स्लैब को लेकर भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि टैक्स स्लैब में भी उनको राहत मिले, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कैसे 7 लाख तक के लिए छूट दी गई थी, लेकिन अब क्या ये दायरा और बढ़ता है या नहीं, और जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को इंक्लूड करने का भी की चर्चा की जा रही थी, तो क्या ये चर्चाओं पर मुहर लगती है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आपको आज सुबह 11 बजे के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। देखिए, पूरा देश टकटकी लगाकर 11 बजे का इंतजार कर रहा है, जब देखा जाएगा कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, किसके लिए क्या क्या चीज़ें खास हैं। हालांकि यदि 3 साल का जिक्र किया जाए, कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि लगातार पूरे संसार जो है वो बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 20% की बढ़ोतरी हुई है वास्तविक जीडीपी में कोविड काल के मुकाबले 2023 और 24 की बात की जाए। सबसे तेज रहेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, ये दावा भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से किया गया। खुदरा महंगाई का भी जिक्र किया गया था, देखना होगा कि अब खुदरा महंगाई में कुछ कमी आएगी, क्योंकि दुनिया के मुकाबले कल कहा गया था कि जो दुनिया के मुकाबले जिस तरीके से खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है, भारत में वह इजाफा कम ही देखने को मिला। 5.4% महंगाई रही 2023 और 24 में, जो कोविड के बाद सबसे कम रही है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ा, पर सरकार का मानना है कि जरूरी वस्तुओं के दाम काबू में है। खुदरा महंगाई दुनिया के मुकाबले भारत में कम है। 2023 और 24 के मुकाबले खुदरा महंगाई को 5.4% रखने में सफल रहा। कोविड-19 के बाद सबसे निचला स्तर रहा है। देखिए, चुनौतियां भी कम नहीं है, चुनौतियों से पार पाना भी बहुत बड़ी बात होगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपको बता दें, बढ़ते कार्यबल को संगठित रूप देना होगा, कृषि क्षेत्र से निकले श्रमिकों और नियमित वेतन देना होगा, वेतन, रोजगार, लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को सुनिश्चित करना होगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो 6.5 से 7% वृद्धि का अनुमान जाहिर किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो बजट आएगा वो किसके अनुरूप रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हम देखें,
असमानता अभी भी चुनौती है। 1% लोगों के पास कुल अर्जित आय 6 से 7% का हिस्सा है, जबकि शीर्ष 10% लोगों के पास आय का एक हिस्सा ही बाकी है। तो फिलहाल चुनौतियों का सामना जरूर करना है। तो बिल्कुल देखिए, लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या अनुमान इस बजट से, क्या क्या उम्मीदें इस बजट से, क्योंकि बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि कर दरों में भी इस बार छूट मिलेगी, यानी कि जो टैक्स की सीमा है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढिलाई जरूर देखी जा सकती है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो नई कर व्यवस्था में अब तक जो छूट मिली है उसमें 3 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, और इसी वजह से अब लोगों की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इसमें भी थोड़ी सी कटौती और की जाए, क्योंकि पहले अगर कोई 100 रुपए कमाया करता था तो उसे कहीं ना कहीं टैक्स से और सरचार्जेस मिला करके जितना वो अपनी जेब में रख पाता था वो मात्र 2 रुपए के लगभग आता था। और उसके बाद धीरे धीरे साल दर साल इसमें बदलाव हुए, क्योंकि ये बात हम 90 के दशक की कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे बदलाव आते गए तो लोग कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते चले गए। लेकिन अब ये उम्मीद इस बार भी की जा रही है कि जिस तरीके से 7 लाख तक की आय में टैक्स में छूट दी गई थी, तो क्या ये दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाता है। और साथ ही ATC का भी जिक्र आता है मध्यम वर्ग के लिए। खासतौर पर बजट में सरकार मध्यम वर्ग के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। इसके तहत जमा पर ब्याज में आयकर में छूट बढ़ सकती है और आयकर के स्लैब में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। नहीं, बजट आपको लाइए, जो महंगाई है महंगाई को दूर करिए। लहसुन 500 रुपये किलो बिक रहा है, सब्जियां बिक रही हैं, खाने के सारे सामान, दवा के दाम बढ़ गए, लाइफ सेविंग ड्रग्स सब महंगे हो गए। सबसे पहला काम करिए ड्रग्स, इसमें जो आपके बजट आ रहे हैं इसमें सभी जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, खाने के सामान है, सबके दाम कम करिए और महंगाई पर कंट्रोल करिए और रोजगार के अवसर विकसित करिए। ये पूरा देश चाहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। 11 बजे का इंतजार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बढ़ेंगे आगे। तो सीएम योगी ने महादेव की आराधना करके लोक मंगल की कामना की है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर कहा कि कब्जा करने वालों को सबक सिखाए अफसर। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है और किस तरीके से कब्जा करने वालों को अफसर सबक सिखाएं, ये बात कहते नजर आई। यानी कि इंक्रोचमेंट यदि कहीं हो रहा है, कब्जा यदि कहीं किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कब्जा कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की बात कही गई है। और जन कल्याणकारी नीतियां किस तरीके से क्रियान्वयन हो सके, इसकी बात भी कहते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। एक खबर आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने जनता दर्शन भी किए और साथ ही साथ, क्योंकि अक्सर जनता के बीच में जाते भी रहते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, तो करीब 300 फरियादियों की समस्या उन्होंने सुनी, उनसे मुलाकात की और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से आने वाले समय में जल्द से जल्द लोगों की परेशानियों का समाधान किया जाए। और खासतौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कई अब तक मामले ऐसे सामने आए हैं, इंक्रोचमेंट का, जैसा मेरी सहयोगी दीपिका भी जिक्र कर रही थी, जगह जगह पे अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे किए गए हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और अगर कोई अफसर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता तो उस अफसर के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको दर्शाती हैं। जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ यूँ कह सकते हैं कि गोरखपुर पहुंचते हैं, वो जनता दरबार लगाते, कोशिश यही होती है कि तमाम जो समस्या हैं उनका निपटारा, उनका निराकरण उसी वक्त उसी समय पर किया जा सके। अधिकारियों की एक टीम भी उनके साथ मौजूद होती है, जिसमें इंक्रोचमेंट का, कब्जे का एक मुद्दा साफ तौर पर सामने आया, जिसमें तमाम तरीके से आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सरकार के फैसले से मजबूत होगी लोकतांत्रिक प्रणाली
और संघ ने बात कही, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया। तो फिलहाल अब सरकार ने साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें कही हैं और इसी को लेकर ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया गया। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। इस फैसले को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई, वहीं आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया और संघ का कहना है कि इस फैसले से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। विपक्ष के इस कदम की आलोचना किए जाने के बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आम्बेडकर ने कहा कि सरकार का फैसला मौजूदा वक्त में उचित है और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करता है। तो सरकार के फैसले से मजबूत होगी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, संघ का ये कहना है। तो अमर उजाला में इस खबर को आप देख पाएंगे और सरकार के फैसले का स्वागत संघ की तरफ से कहा गया है। हालांकि इन दिनों आप ये खबर जरूर सुन रहे होंगे कि क्या बीजेपी और संघ के बीच किसी तरीके का मनमुटाव है, क्योंकि एक और जहां अगर बीजेपी की तरफ से किसी फैसले को लेकर के उस तरीके की खुशी जाहिर नहीं हो रही है या फिर अपना रुख अलग तरीके से अख्तियार करते हैं, तो वहीं संघ कई मामलों में बीजेपी की उम्मीदों पर खरा इस वक्त नहीं उतर रहा है, क्योंकि संघ की डिमांड कुछ और होती है, बीजेपी कुछ और करना चाहती है। तो इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकारी कर्मियों के उसके कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक हटाने के निर्णय को सही ठहराया है। इसे सराहते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है और केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है, कह सकते हैं। लेवल जो है वो मैच करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमें दिखा नहीं था। खामियाजा बीजेपी ने भुगता भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संपत्तियों पर केंद्र कार्रवाई करे तो अदालत आ सकते हैं वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास अब ये राइट दे दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए किसी संपत्ति को लेकर के और केस फाइल होता है तो फिर वक्फ बोर्ड भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। अब तक ये खबर हम पहुंचाते भी हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो फिलहाल कल दिल्ली वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि जब भी केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में उसके संपत्तियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई और बोर्ड से 2021 में दायर अपनी याचिका वापस लेने को कहा गया है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड के पास एक हक जरूर दे दिया गया है कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की कोई जमीन अगर सेंटर के हिस्से में आ रही है और सेंटर उस पर कहीं ना कहीं ये कह रही है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत में आपकी जमीन आ रही है, तो इसके लिए वक्फ बोर्ड किसी भी वक्त अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बोला क्यों कोर्ट? जरा ये भी जान लीजिए। अदालत ने ये टिप्पणी तब की जब बोर्ड ने कहा कि परियोजना को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे हैं, बस आश्वासन चाहते हैं कि उनकी संपत्तियों से उनको बेदखल न किया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत इसमें कोई उलझना नहीं चाहती। केंद्र सरकार जब कोई कार्रवाई करे तो आप भी आ सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत संपत्तियों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करे तो आप फ्री हैं, आप आइए, दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात टेस्ला की करेंगे। दरअसल टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें कि एआई ने दिखाया है अपना कारनामा। रैंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, तो वहीं पुतिन और ओबामा को भी दिखाया गया है एआई का इस्तेमाल करते हुए। और इसी को लेकर के एलन मस्क ने एक पोस्ट साझा किया। उस पोस्ट में एक वीडियो था और अमर उजाला में इस खबर को आप देख पाएंगे कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की तरफ से एक्स हैंडल पर एक मजेदार सा वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि एआई फैशन शो को लेकर उन्होंने जो पोस्ट किया और कहा कि अब आप किसी को भी एआई के जरिए फैशन मॉडल बना सकते हैं और आप उन्हें
डिजाइनर आउटफिट्स में भी देख सकते हैं। ग्लोबल लीडर जिन्हें कहा जाता है, उन ग्लोबल लीडर्स को इस तरीके से आउटफिट्स में, रंग बिरंगे आउटफिट्स में देखा गया इस वीडियो के जरिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार किया गया था एआई का सहारा लेते हुए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में मस्क रैंप वॉक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ में पीएम मोदी, पुतिन, ओबामा, ट्रंप से लेकर टिम कुक तक जैसी बड़ी हस्तियां भी इस शो का हिस्सा बने हुए हैं और सभी लोगों को इस वीडियो में रैंप वॉक करते हुए दिखाया गया है। दरअसल मस्क द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एआई जनरेटेड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इसे बनाया गया। देखिए तस्वीरें बहुत खास हैं। तस्वीर देखिए, रंग बिरंगे कपड़े आप देख पा रहे होंगे। इन रंग बिरंगे कपड़ों में ये एआई हैं जो आपको हूबहू लग रहे होंगे तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरह। एआई का एक कारनामा है। रैंप पर देखे हैं मोदी, पुतिन और ओबामा। तस्वीर देखिए, कितनी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जिसको शेयर किया गया है। हम आपको खबर भी लगातार बता रहे हैं। गुजराती अंदाज में तो नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। मस्क ने पोस्ट किया एआई का वीडियो। गेट्स और कुक ने भी अपने जलवे बिखेरी। फिलहाल देखिए, ये वाकई में 1.5 मिनट का जो वीडियो शेयर किया गया था, उसके साथ कहीं ना कहीं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसे कारनामा ही बताया जा रहा है, जो वाकई में सराहा भी जा रहा है। बिल्कुल अद्भुत ये वीडियो हम कह सकते हैं, और एआई अभी और कितना कमाल कर सकते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। सुर्खियां अखबार की कल फिर लेकर हम होंगे हाजिर, और भी कुछ खबरों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चलिए, नमस्कार।